हाय, वेलकम टू लीगल स्टडीज़। तो अब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 54, 55, 56, 57। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 54, 55, 56 एंड 71। Election of President, Article 54. President of India is not directly elected by the people. This provision provides that President shall be elected by Electoral College. Article 54 हमें कहता है इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। ये प्रोविज़न हमें कहता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली पीपल से नहीं होगा बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। उसके बाद आई 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 जिसने आर्टिकल 54 में थोड़ा सा प्रोविज़न को ऐड कर दिया। उन्होंने क्या ऐड किया? Added the new explanation to Article 54 which provided that Electoral College includes the national capital of Delhi and Union Territory of Pondicherry। ठीक है, इससे पहले इसमें स्टेट्स के बारे में लिखा गया था लेकिन इसमें दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इंक्लूड नहीं होती थी। फिर आर्टिकल 54 में अमेंडमेंट हुई 70th अमेंडमेंट 1992 में जिससे इन्होंने ऐड किया कि अब इसमें दिल्ली के एमएलएज और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी के एमएलएज भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। दिस मीन्स एमएलए ऑफ दिल्ली एंड यूटी विल बी इंक्लूडेड इनटू द इलेक्टोरल कॉलेज। उसके बाद आर्टिकल 55 क्लॉज 3 provides that election of president shall be held according to system of proportional representation by means of single transferable vote। ये आर्टिकल हमें कहता है कि जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो अकॉर्डिंग टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, जिसे हम सीक्रेट बैलेट सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद आर्टिकल 71 हमें कहता है अब अगर इस इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका क्या होगा? Provides that all doubts and disputes arising out of a connection with election of president or vice president shall be inquired and decided by Supreme Court and its decision shall be final। तो जो भी डिस्प्यूट्स या डाउट्स अराइज होंगे इनके इलेक्शंस के रिगार्डिंग, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग, उन्हें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और उनका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय सुप्रीम कोर्ट, the act done by them in exercise of their power shall not be invalidated after declaration as those acts were done when they were in power before declaration। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट जब वो एक प्रेसिडेंट बन गया, उसको इलेक्ट कर लिया गया, तो जब वो इलेक्ट हो गया, एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, तो ये इलेक्ट हुआ था 1852, सपोज ये 1852 में इलेक्ट हुआ 17 अक्टूबर को, ठीक है, और 18 अक्टूबर को इसकी जो इलेक्शन है उसको चैलेंज किया गया। 18 अक्टूबर को इसकी इलेक्शन को चैलेंज किया गया, लेकिन 17 अक्टूबर को इसने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे। उन ऑर्डर्स के हिसाब से जो भी इसने काम किए थे, उन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो भी इसने काम किए थे वो वाइड नहीं थे, क्योंकि जब इसने वो काम किए तब इसके पास पावर था, ये वो काम कर सकता था। फॉर एग्जांपल जो इसने 17 अक्टूबर को इसने एक बिल पास कराई, ठीक है, 17 अक्टूबर को इसने एक बिल पास कराई, जब 18 अक्टूबर को इसके इलेक्शन को चैलेंज किया गया, जो बिल इसने 17 अक्टूबर को पास की थी वो इनवैलिड नहीं होगी, क्योंकि जब इसने ये बिल पास की थी तब इसके पास पावर था, तब ये प्रेसिडेंट था। तो उन एक्ट्स को हम
जो एक्ट्स ये अपने पावर और ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे उन एक्ट्स को इनवैलिड नहीं बोला जा सकता इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट इनके इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर कर देता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 71 क्लॉज 4। Article 71 Clause 4 makes it clear that the election of president or vice president cannot be challenged on the ground of existence of any vacancy of any reason in electoral college which is electing them. अब 71 Clause 4 एक एक्सेप्शन देता है, ठीक है। एक्सेप्शन देता है कि अगर अब जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको चैलेंज किया जाता है, ठीक है, उनके इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है, किस बेसिस पे? बेसिस ये होंगे कि जी जो इलेक्टोरल कॉलेज इनको इलेक्ट कर रहा है वहाँ पे वैकेंसी थी, वहाँ पे कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं था, कोई पर्सन वहाँ पे था ही नहीं, या फिर कुछ सीट्स जो है वो वैकेंट है, तो आप कैसे इनका इलेक्शन कर सकते हो? तो आर्टिकल 74 क्लॉज 4 इसको क्लियर कर देता है कि उस बेसिस पे आप उनके इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 71 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस किया गया था 39th अमेंडमेंट इन 1961। ये इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इस वैकेंसी के बेसिस पे इनके इलेक्शन को चैलेंज ना किया जाए। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस। तो आर्टिकल 56 हमें बोलता है प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। सबसे पहले इसकी टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल होती है, जो हमें पता होती है, जब से ये ऑफिस में एंटर करता है उसके बाद से 5 साल। अब अगर इसकी ये टर्म ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, लेकिन ये तब तक अपने ऑफिस को नहीं छोड़ेगा जब तक सक्सेसर इसके ऑफिस में एंटर नहीं होगा। सक्सेसर यानी कि दूसरा प्रेसिडेंट जब तक ऑफिस में नहीं आएगा तब तक ये प्रेसिडेंट वहीं पे काम करता रहेगा। अब अगर 5 साल होने से पहले इसका जो नॉमिनल टर्म है 5 साल, उसके एक्सपायर होने से पहले वो रिज़ाइन कर सकता है, लेकिन जब वो रिज़ाइन करेगा उसे एक रेजिग्नेशन लेटर देना होगा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, उसके बाद ऑन वैकेंसी ऑफ हिज ऑफिस, अब अगर इसका ऑफिस वैकेंट है, ठीक है, तो अब इसने रिज़ाइन किया या फिर रिमूव कर दिया गया, ठीक, क्योंकि देखिए अगर ये इसका टर्म ख़त्म हो गया है 5 साल का, ठीक है, 5 साल का टर्म जब इसका ख़त्म हो जाएगा तो इससे पहले अपने सक्सेसर का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये वेट करेगा कि जब तक इसका सक्सेसर होल्ड नहीं करेगा ऑफिस, ये तब तक ऑफिस छोड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब है अगर ऑफिस वैकेंट है तो उसकी 2 वजह हो सकती है। वो या तो इसकी डेथ हो सकती है, इट्स नॉट टेस्ट इट्स डेथ, वो या तो डेथ की वजह से हो सकता है या फिर इसको रिमूव किया गया होगा ऑफिस से, तब ऑफिस वैकेंट होगा। इनकेस अब अगर ऑफिस वैकेंट है तो इलेक्शन होना चाहिए, दूसरा इलेक्शन हो जाना चाहिए विदिन 6 मंथ्स, ठीक है, विदिन 6 मंथ्स दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाना चाहिए। अब इन केस किसी वजह से जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो वैकेंट है, तो वैकेंट नहीं है मतलब प्रेसिडेंट नहीं आ पाए हैं ऑफिस में, तो क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह काम करेंगे, ठीक है, उसके फंक्शंस करेंगे। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये काम करेंगे, और अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो ये काम कर देंगे। अब अगर ये जो प्रेसिडेंट है ये रिमूव किया जाता है या फिर इसने अपना ऑफिस वैकेंट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, वो एलिजिबल है, वो फिर से इलेक्शन के लिए नॉमिनेट हो सकता है, ठीक है, वो ही इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, वो बहुत बार री इलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की। तो रिमूव कैसे किया जाएगा, थ्रू इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट हमारा एक दूसरा आर्टिकल है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू इसे रिमूव किया जा सकता है। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया है तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।